Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए ज्योग्राफी का यहाँ पर हम लोग आज ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करा चुकी हूँ 7th क्लास की। ठीक है, बात कर रही हूँ मैं 7th क्लास की NCERT की बुक की। ठीक है, तो अभी देखिए जो यहाँ पर चैप्टर आज आप लोगों का होने वाला है 3rd चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए NCERT की बुक मैं आप लोगों को करा रही हूँ, जिसमें जो हिस्ट्री है वो भी आपकी चल रही है और हिस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 8th क्लास है वो आपकी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिटी है वो भी आप लोगों की चल रही है। पॉलिटी का 6th जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 7th क्लास में आप लोगों की स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए NCERT की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की नोट्स की चल रही हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पैडागॉजी हो, कंसेप्ट क्वेश्चंस हो, वो भी आप लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आज करेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में चाहे भूकंप हो, देखिए भूकंप हो या फिर ज्वालामुखी हो, ठीक है, ज्वालामुखी हो या फिर जलप्रपात हो, ठीक है, जलप्रपात हो, इन सब से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। चाहे भूकंप से आ जाए, ज्वालामुखी से आ जाए, फिर जलप्रपात से आ जाए, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है और कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। देखिए जैसे आपने वायुमंडल पढ़ा होगा, वायुमंडल 5 परतों में विभाजित होता है। ठीक है, इसी प्रकार स्थल मंडल के अंदर भी अनेक प्लेट होती हैं जिनमें ये विभाजित होते हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के अंदर पिघलते हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। देखिए जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, ठीक है, उसमें होने वाली गति के कारण ही ये चीज़ें संभव होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन क्यों होता है? इन प्लेट के लगातार घूमने की वजह से। और ये प्लेटें क्यों घूमती हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो द्रवित मैग्मा होता है उसमें होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो देखिए ये 2 प्रकार के बल बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो आता है आपका अंतर्जनित और दूसरा होता है आपका बाह्य जनित। ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अंतर्जनित किसको कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स किसको कहा जाता है। तो देखिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपका ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं क्या होंगी, ये होती हैं आपकी अंतर्जनित फोर्स के कारण। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। देखिए कभी तो ये तेज स्पीड से आते हैं और कभी क्या होते हैं, धीमी गति से आते हैं। भूकंप आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत स्पीड में आता है और कभी कभी क्या होता है, पता भी नहीं चलता कि भूकंप आया भी था। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए भूकंप और ज्वालामुखी की जो आकस्मिक गति होती है, इसी के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पृथ्वी की गतियाँ होती है। देखिए कौन कौन सी मैंने आपको बताई हैं, अंतर्जनित होती है एंडोजेनिक फोर्स, इसके अलावा बहिर्जनित होती हैं जो बहिर्जनित बल से उत्पन्न होती है। अब देखिए अगर हम अंतर्जनित बल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आकस्मिक बल कार्य करता है। ठीक है, जो कभी तेजी से होता है और कभी धीमा होता है। अब इसके कारण जो अंतर्जनित बल है ये क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह के अंदर होता है। तो आंतरिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, भूसंकलन होता है। ठीक है, जो बहिर्जनित बल होता है ये क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर होता है, इसीलिए इसमें अपर्दन और निक्षेपण आते हैं। अपर्दन और निक्षेपण देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराई हुई हैं चीज़ें। अपर्दन क्या होता है, जैसे मृदा अपर्दन होता है कि पृथ्वी जो होती है वो क्या होती है, अपनी सतह से हट जाती है, मतलब गैप आ जाता है चीज़ों के बीच में। ठीक है, और निक्षेपण क्या होता है कि पुनः उसी अवस्था में उस चीज़ को वापस ले आना। ठीक है, अपर्दन की क्रिया के बाद ही क्या होता है, निक्षेपण की क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे नदी का बहना, नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंगे या फिर हिमनद, ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, यह वही बहिर्जनित बल के। ठीक है, अब देखिए बहिर्जनित बल को भी देख लेते हैं यहाँ पर।
देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर फोर्स है वो है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। जैसे देखिए जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताएं, अगर मृदा अपर्दन होता है, जो अपर्दन और निक्षेपण जहाँ पर भी होगा वहाँ पर बहिर्जनिक बल कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके फोर्स हैं, कौन से वाले फोर्स की बात करें, देखिए अब यहाँ पर जो बात करेंगे हम वो अंतर्जनित फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि जो ज्वालामुखी है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है अंतर्जनित बल का, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, तो देखिए भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब जो मैग्मा वगैरह हो जैसी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, अचानक से बाहर आती हैं। और कहाँ पर, तो भूपर पट्टी पर, ठीक है। भूपर पट्टी पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। जैसे देखिए अगर आप पृथ्वी की सतह देखोगे तो पृथ्वी की सतह पे मेंटल होता है, मेंटल देखिए परपटी होता है, मेंटल होता है, फिर आपका क्रॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परपटी की सतह पर एक ऐसा छिद्र होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है, एकदम से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है, ये एक तरीके से क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है भूकंप। देखिए इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बने हैं सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी। हर टॉपिक से देखिए, जाए हिस्ट्री हो, जैसे हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी हिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग करेंगे, फिर उसके बाद जो ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चंस भी अलग से करेंगे, और ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भूकंप की अगर देखिए हम बात करें, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। देखिए जब स्थल मंडलीय जो प्लेट होती हैं जब वो गति करती हैं तो जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जब आप आकृति देखेंगे भूकंप की, कहाँ से उद्गम स्थान इसका होता है, तो देखिए ये इसका उद्गम स्थल है। उद्गम केंद्र क्या होता है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से उत्पत्ति होती है। ये जो होती है क्या होती है, रेज होती हैं, तरंगे होती हैं। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। देखिए उद्गम केंद्र मैंने आपको बता दिया। उद्गम केंद्र किसको बोलेंगे, भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। इसके अलावा देखिए अधिकेंद्र किसको कहा जाता है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर इसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें चित्र में देखते हैं, देखिए इसके निकटतम भाग को, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप के बिल्कुल निकटतम भाग को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, तो फर्स्ट आती है पी तरंगे अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग। सेकंड आती है एस तरंगे जिनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इसके बाद आती हैं एल तरंगे जो कही जाती हैं पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं भूकंप की। नेक्स्ट है, देखिए भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है लेकिन उसके अगर हमें पहले से सूचना मिल जाए तो उसका जो प्रभाव होता है उसको कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जो आसपास देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखे जाते हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पता लगा लेते हैं कुछ चीज़ों के थ्रू। जैसे कि अगर हम बात करें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो देखिए ये एग्जाम्पल आपके हो गए किस चीज़ के, भूकंप आने के संकेत किस चीज़ से मिलते हैं, ठीक है। संभावना अनुमान किस चीज़ से लगाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। देखिए अगर हम मापन की बात करें कि भूकंप आपने देखा होगा कितनी स्पीड में आया है, बताते हैं न्यूज़ चैनल पर भी बताते हैं कि इतने स्पीड में भूकंप आया है, तो वो किस से पता किया जाता है, तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनके थ्रू ये चीज़ें पता की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है जिसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उसको क्या कहते हैं, तो वो कहा जाता है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ
अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, कौन सी, एक तो अपक्षय होता है और अपर्दन। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, इन दो प्रक्रमों के कारण जो दृश्य भूमि है, जो हमारी भूमि है, वो लगातार क्या होती है, विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर देखिए, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। देखिए अगर हम बात करें अपक्षय की तो वो कैसे होती है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से। अगर बात करें अपर्दन की तो देखिए भूदृश्य पर जल, वायु और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। वायु, जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। देखिए जब अपर्दन की क्रिया होती है, चीज़ें एक दूसरे से हट जाती हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा ज़मीन क्या होती है, कट जाती है, ठीक है, टकरा करके कट जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है। तो क्या चीज़ें होती हैं कि अपर्दित पदार्थ जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो वायु होती है, वायु या जल जो होते हैं, वो अपर्दित पदार्थ को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वह स्थान पर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित करते हैं। मतलब जल और वायु क्या करते हैं, जैसे और जगह की वायु वहाँ पर ले आएंगे तो वो उसी सिचुएशन में वापस आ जाती है, तो वो होती है निक्षेपित क्रिया, ठीक है। मतलब अपर्दन के बाद ही निक्षेपित की क्रिया, निक्षेपण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो अपर्दन और निक्षेपण है, ये जो प्रक्रम है, ये पृथ्वी के धरातल पर क्या करते हैं, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है देखिए नदी के कार्य। नदी के क्या क्या कार्य होते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। अगर हम बात करें जल की तो देखिए जल से भी आपको अपर्दन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। देखिए आपने देखा होगा इस तरीके से गिरती हुई जो नदियाँ होती हैं एकदम टॉप से, तो वो क्या होती हैं, अगर खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती हैं तो उसको कहा जाता है जलप्रपात। नेक्स्ट है, अब देखिए जलप्रपात भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैचिंग के थ्रू। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। यही पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, जिसको बोलते हैं एंजल जलप्रपात। तो देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए आया था एग्जाम में। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो वो है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में जो है वो है कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा। अफ्रीका की अगर हम बात करें जाम्बिया। देखिए अगर अफ्रीका की हम बात करें तो वहाँ पर कौन सा है, जाम्बिया है। इसके अलावा जो जिम्बाब्वे है, देखिए जिम्बाब्वे में जो है वो है विक्टोरिया, ठीक है। कौन सा है, विक्टोरिया। तो देखिए यही पॉइंट जो CTET है उसके फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो वो मैचिंग के थ्रू आप लोगों से पूछ लेते हैं। अगर आप दो का भी सही से निशान लगा पाए तो दो आप लोगों को आइडिया से मिल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है कि अगर आपको इनमें से दो चीज़ें भी याद है ना तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसलिए इन चीज़ों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए इस तरीके से होता है जलप्रपात। ये ऊंची खड़ी जगह से क्या होता है, ढलान वाली जगह से पानी जब गिरता है तेज बहाव में तो वो कहलाया जाता है जलप्रपात। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। देखिए जब नदी क्या करती है, मैदानी क्षेत्रों में, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो वो क्या करती है, मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। तो ये जो मोड़दार मार्ग होता है ये क्या होता है, इसको कहते हैं विसर्प, ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। तो देखिए आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं आपने देखा होगा जब गंगा पानी छोड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो मिट्टी है वो कटी कटी आप लोगों को नज़र आती है। तो वो क्या होती है, वो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया वहाँ पर हो रही होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अपर्दन और निक्षेपण क्या हो जाता है, लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। विसर्प लूप के जो सिरे होते हैं वो निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप से नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। देखिए समय के साथ क्या होता है, समय के साथ साथ जो विसर्प लूप है, जो इस तरीके से लूप चलते हैं नदी के, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये निकट आते जाते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में आते जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। देखिए कभी कभी क्या ना होता है कि नदी जो है वो अपने तटों से बाहर बहने लगती है, ज़्यादा फ्लो होता है तो बाहर बहने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण नदी के
तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी और अन्य पदार्थों को अवसाद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अवसाद की डेफिनेशन भी आप लोगों को पता चल गई। अवसाद कब बनते हैं? तो जब नदी क्या करती है, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, तो ऐसी मिट्टी और अन्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। देखिए जो नदी होती है वो अनेक धाराओं में जब विभाजित होती है तो उसको कहते हैं वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करती हुई सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए डेल्टा का निर्माण किस प्रकार करती है, तो वो चीज़ें सब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए डेल्टा का निर्माण किस तरीके से होता है, तो देखिए इस पिक्चर से आप अच्छे से समझेंगे। देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो वितरिका क्या होती थी, तो देखिए जब नदी जो है वो अनेक धाराओं में क्या होती थी, डिवाइड होती है। ठीक है, अनेक धाराओं में डिवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या करें, एक जगह जाके मिल जाती है, मुख्य नदी कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि एक जगह जाके मिलती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनकी अनेक धाराएं हो जाती हैं, अनेक धाराओं में ही क्या होती है, बहने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के क्या क्या कार्य हैं, तो देखिए समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। जो समुद्री तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं, शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। देखिए तटीय मेहराब कैसे बनते हैं आपको इमेज के थ्रू अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए जब ये शैलों से टकराती है तो इस तरीके के बीच बीच में स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, जब टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होंगी, ये समुद्री गुफा का निर्माण करती हैं, जो वहाँ से चीज़ें कट कट के आती होंगी। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, समुद्री गुफा का निर्माण होता है और ऐसे यहाँ पर क्या होता है, तटीय मेहराब बनते हैं। ठीक है, अब जब क्या होता है कि अपरदन बार बार होता रहता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि ये टूट जाती हैं और एक स्टेक का निर्माण करती हैं। देखिए ब्रेक होंगी फिर क्या बनेंगी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये क्या होते हैं, ये स्टेक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, स्टेक का निर्माण करती हैं। तो देखिए जब लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, जिसे केवल दीवारें बचती हैं, जिसे स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेक यहाँ पर बचता है। नेक्स्ट देखिए, आपने देखा भी होगा जब आप जाते हैं, आप समुद्र में आप गए होंगे कभी, आपने देखा होगा दूर से काफ़ी बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े पुल टाइप लगता है कि पहाड़ हैं बीच में, समुद्र के बीच में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो समुद्री गुफा और तटीय मेहराब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा समुद्र के बीच में ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को, उनको बोला जाता है समुद्र भृंगु। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हिमनद से रिलेटेड। हिमनद के कार्य क्या होते हैं, हिमनद क्या होता है, तो देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से इन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। देखिए जैसे आप लोग देखेंगे हिमनद किस तरीके का दिखाई देता है, तो देखिए इस तरीके का दिखाई देता है आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, जो बर्फ़ पिघलती है तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत व तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। देखिए आपने देखा होगा बीच बीच में, ये देखिए यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे क्या करेंगे, शैल को तोड़ के अपने साथ में लेकर के आते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं यहाँ पर हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोगों को हिमनद देखने को मिलता है। ये क्या होती है, ये पिघली हुई बर्फ़ होती है। ठीक है, पिघली हुई बर्फ़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पवन के कार्य। आज की क्लास का देखिए लास्ट टॉपिक है ये, पवन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, जो पवन है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू डिब्बा कहा जाता है। तो देखिए ये क्या करती हैं, जब रेत शैल देख रहे हैं आप इसमें कि क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखिए, जो पवन की बात करिए वो कहाँ पर की है, रेगिस्तान में की है, कि रेगिस्तान में जो पवन है अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनती है, छत्रक शैल बनती हैं।
पवन चलने पर जो ये रेत होती है ये क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, और जब पवन का बहाव रुक जाता है तो क्या होता है कि ये एक ही जगह क्या हो जाती है, जम जाती है, जिससे क्या करती है, छोटी पहाड़ी का निर्माण करती हैं, जिसको बालू डिब्बा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब बड़े क्षेत्र में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है कि लोएस जो है वो सबसे विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में बने आपके, वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, क्योंकि देखिए सीटेट में एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। आप ये मत सोचेगा कि थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। कोई भी चीज़ ये नहीं सोचनी कि एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। अब देखिए जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, जहाँ से भी क्वेश्चंस मैं आपके बना के आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।